क्या रोल प्ले करते हैं आप टैक्स में, किस किस चीज़ को डील करते हैं और कितने किस्म के टैक्स जो हैं वो पे होते हैं? जो टैक्स लायर है वो हम इनकम टैक्स के रिलेटेड डील करते हैं, सेल टैक्स के रिलेटेड डील करते हैं। हर वकील जो है अपनी चॉइस पे वो अपनी प्रैक्टिस करता है। अच्छा, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, इसमें क्या फ़र्क है? सेल टैक्स का रेट जो है वो 18% है और इनकम टैक्स जो आपने इनकम सालाना अर्न की है उस पे लागू होगा। क्या क्राइटेरिया है कि इतनी सैलरी पे टैक्स डिडक्शन जो है वो लागू होती है? सैलरी पर्सन है उसके लिए तो 6 लाख की लिमिट है। 6 लाख से ऊपर अगर वो सालाना कमाएगा तो वो उस पे उसको टैक्स पे करना होगा। फाइलर और नॉन फाइलर में एक मेजर डिफरेंस क्या है? एफबीआर ने एक टर्मिनोलॉजी समझ लें कि वो दी है अपने लॉ में कि जी ये फाइलर होगा तो उसको ये रेट लगेगा, अगर नॉन फाइलर होगा तो उसको नॉन फाइलर वाला रेट लगेगा। फाइलर होने के लिए एक्सपेंस तो जो गवर्नमेंट की जो फीस है उसका तो कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिसका अगर हम कुछ खाते भी हैं, अगर कहीं जाते भी हैं, कुछ ख़रीदते भी हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इवन अगर हम कैश दे रहे हैं, अगर हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टैक्स जो है वो एक लाज़िम व मलज़ूम चीज़ है। तो इस बारे में हम आपको आज आगाह करेंगे कि टैक्स कि क्या क्या इसकी डोमेन्स हैं, किस किस तरह से फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, कौन सा टैक्स कहाँ पे लागू होता है। और कुछ लोग जो हैं वो टैक्स पे नहीं भी करते। टैक्स माफ़ तो नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान में हर ताकतवर जो है वो कुछ भी कर सकता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स लॉयर उमर फ़ारूक साहब। आइए उनसे बात करते हैं और उनके तजुर्बात से आपको मुस्तफ़ीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोस्टली जो लोग हैं वो वकला को बस यही जानते हैं कि हड़ताल कर दी, लड़ाई झगड़े हो गए, और इतना लोगों को नहीं पता कि हर डोमेन जो है डिफरेंट है, डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट वकील हैं। बस यही पता है जी कोर्ट में जाना है और लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत ऐसे अब तो माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि टैक्स की क्या क्या आपका क्या रोल प्ले करते हैं आप टैक्स में, किस किस चीज़ को डील करते हैं और कितने किस्म के टैक्स जो हैं वो पे होते हैं? बेसिकली जी हम जो वकील हैं वो तो सारे मामला जो हैं, कोई टैक्स के रिलेटेड होगा, कोई सिविल का वकील होगा, कोई क्रिमिनल का होगा, कोई किसी के रिलेटेड, मतलब कि हर वकील जो है अपनी चॉइस पे वो अपनी प्रैक्टिस करता है। ठीक है। अब हमने जो फील्ड की है वो हमने तो टैक्स के हवाले से किया है और इसमें बेसिकली ये था कि जो टैक्स लायर है वो हम इनकम टैक्स के रिलेटेड डील करते हैं, सेल टैक्स के रिलेटेड डील करते हैं और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं उसके हवाले से भी, और ट्रेडमार्क जो रजिस्टर होते हैं जैसे ब्रांड कोई लोगो वगैरह रजिस्टर करवाना होता है तो उस हवाले से हम बेसिकली डील करते हैं। इसमें जो है जो टैक्स है बेसिकली इसमें अब जो अमूमी जो आम तौसर जो आवाम देख रही होती है उसको बस यही पता है कि जी फाइलर और नॉन फाइलर, उसको आगे की चीज़ों का नहीं पता होता कि आगे जी मैंने उसको ये पता कि जी फाइलर मैं हो गया हूँ, उसके बाद मुझे ये जी टैक्स बचत हो गया, जी मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी जी उसमें जी मुझे इतने % सेव हो गया, और या मुझे किसी और जगह में जैसे कोई सेल करनी थी उधर मुझे पैसे बचत हो गई। ऐसे मतलब के डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं जो हर बंदे के हिसाब से वो लागू होती हैं। अच्छा, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, इसमें क्या फ़र्क है? इनकम टैक्स बेसिकली जो है वो इनकम पे होता है, जो मतलब कि इंडिविजुअल पर्सन है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो इनकम जनरेट करती हैं उस पर टैक्स होता है। जो सेल टैक्स है वो बेसिकली जो सेल्स आप करते हैं, कोई भी चीज़ सेल करते हैं गुड्स, उस पे वो सेल टैक्स लागू होता है। सेल टैक्स का रेट जो है वो 18% है और इनकम टैक्स जो आपने इनकम सालाना अर्न की है उस पे लागू होगा। फ़र्ज़ करें जी मैंने 4 लाख, गवर्नमेंट कहती है जी बिज़नेस इनकम का जी 6 लाख रुपया रेट है, 6 लाख से ऊपर हम टैक्स लेंगे। अब वो टैक्स जो होगा 6 लाख से ऊपर जो लेना है गवर्नमेंट ने, जो पर्सन ने पे करना है, वो बेसिकली उसने अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो उसको बचत होगी, जो मतलब कि मैं ये ऑफिस में बैठा हूँ, अगर मैं इस ऑफिस में से जो अर्निंग कर रहा हूँ इसमें मेरे एक्सपेंसेस भी हैं, सारे बिजली के बिल हैं या रेंट है या सब कुछ चीज़ें जो माइनस करने के बाद जो मैं पैसे घर लेके जाऊंगा वो समझ लें कि मेरी आप इनकम है। वो उसमें से फिर आप पर्सनल एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे तो वो फिर उसके बाद आप जो प्रॉपर्टी चीज़ ख़रीदनी है, जो पैसा मैं घर लेके गया हूँ वो बेसिकली मेरी इनकम है और उसमें से मैंने अपनी प्रॉपर्टी या जो भी कोई चीज़ मैं ख़रीदना चाहता हूँ वो उसमें से मैं ख़रीद सकूँगा।
अच्छा, क्या क्राइटेरिया है कि इतनी सैलरी पे टैक्स डिडक्शन जो है वो लागू होती है? जो सैलरी पर्सन है उसके लिए तो 6 लाख की लिमिट है। 6 लाख से ऊपर अगर वो सालाना कमाएगा तो वो उस पे उसको टैक्स पे करना होगा। वो 6 लाख से अगर नीचे रहता है बिलो लिमिट, टैक्स रिटर्न वो फिर भी फाइल कर सकता है। तो उसके लिए पर ये है कि उसको क्या नाम है, फाइलर वाले एडवांटेज तो उसको मिल जाएंगे, पर उसको कोई टैक्स गवर्नमेंट के खाते में वो नहीं जमा करवाना पड़ेगा। पर अगर बात की जाए डिफरेंट कंपनीज़ की, तो जिसकी 50,000 सैलरी है उसका टैक्स भी कटता है, जिसकी 40 है उसका भी काट लेती है कंपनी। तो क्या इनको गवर्नमेंट कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है अगर गवर्नमेंट का क्राइटेरिया 6 लाख ही है तो? नहीं, बेसिकली जो विद होल्डिंग कंपनीज होती हैं वो विद होल्डिंग एजेंट होती हैं, उसमें वो ये है कि जो 50,000 से ऊपर जो अर्न करेगा पर मंथ उसका वो टैक्स डिडक्ट करती हैं जो एफबीआर के रेट होते हैं। 50,000 से नीचे वाला का अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि लॉ में लिखा ही नहीं है। अगर 6 लाख से ऊपर उसकी लिमिट बनेगी सालाना तो उस हिसाब से उसने टैक्स डिडक्ट करना है। अच्छा, अगर हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं और कार्ड से पे करते हैं तो कार्ड पे 5% जो है टैक्स डिडक्ट होता है, लेकिन अगर कैश देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक अमाउंट बन जाती है। इतना डिफरेंस क्यों? बेसिकली जो ये कार्ड वाला इशू है वो पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है 2012 का। उस हवाले से जो है वो जो सर्विसेज आप कोई लेते हैं उसके अगेंस्ट जो है 16% टैक्स है। जैसे हम कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो उस पे वो 16% आपसे करेंगे चार्ज, अगर आप कैश में पेमेंट देंगे। अब गवर्नमेंट ने उसको कहा हुआ है कि जी आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करेंगे तो आपका 5% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो इसलिए आप फिर वो क्रेडिट कार्ड से अगर कर देते हैं तो 5% टैक्स विदहल्ड होता है। अच्छा, आप लोगों को बताइएगा कि फाइलर और नॉन फाइलर में एक मेजर डिफरेंस क्या है? और कई लोग जो हैं वो फाइलर होने से घबराते भी हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो सारा उनके पास चला जाएगा और फिर कल को वो तंग करेंगे, मसले मसाइल होंगे। तो क्या ऐसी भी कुछ सिनेरियो सामने आते हैं? जी बिल्कुल आते रहते हैं। इसमें यह है कि फ़ाइलर जो नॉन फाइलर है, फ़ाइलर बेसिकली वही एफबीआर ने एक टर्मिनोलॉजी समझ लें कि वो दी है अपने लॉ में कि जी ये फाइलर होगा तो उसको ये रेट लगेगा, अगर नॉन फाइलर होगा तो उसको नॉन फाइलर वाला रेट लगेगा। जैसे अब प्रॉपर्टी हम परचेज़ करते हैं तो उस पे जो है वो टैक्स है 3% फाइलर के लिए है, 10.5% नॉन फाइलर के लिए। अब ऐसे ही अगर कोई प्रॉपर्टी बंदा सेल कर रहा है तो उसमें जो है वो 3% फाइलर के लिए है, 6% जो है नॉन फाइलर के लिए। अब अब ज़ाहिरी बात है जो बंदा फाइलर हो गया उसने फाइलर का रेट लेना है, या कोई बंदा फाइलर नहीं भी है उसको पता चल गया जी मैंने ये 10.5% है, अगर मैं फाइलर हो जाऊंगा तो मुझे 3% मतलब कि 7.5% की बचत हो जाएगी। तो फिर ये क्या होता है कि लोग जो हैं वो कोई रजिस्ट्री वाले से या कोई और बंदे से वो नील की रिटर्न फाइल कर देते हैं, ना उसमें कोई प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ना अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम दिखाते हैं, ना उसमें कोई सेविंग शो करते हैं। तो वो नील की रिटर्न फाइल करके तो ज़ीरो पे अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, फाइलर हो जाते हैं, टैक्स उनका भी सेव हो जाता है। पर वो आने वाले वक्त में उनके साल 2 साल बाद उनके लिए मसला पैदा हो जाता है जब वो एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन, बेसिकली एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन चल जाती है जब आपने चालान जमा कर दिया 236 के का या 236 सी का, तो वो एफबीआर के सिस्टम पे शो हो जाता है। एफबीआर फिर उधर से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके उन बंदों को नोटिस करता है कि ये जी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जी, आप इसका सोर्स ऑफ इनकम बताएं। अगर तो वो आपने जो रिटर्न फाइल की थी फर्स्ट बंदे ने, तो उसमें अगर उसने कोई सोर्स वगैरह अपना दिखाया था तो वो तो उसमें दिखा देगा। और जिस बंदे ने नील की रिटर्न फाइल की ज़ीरो पे, उसको तो उसके लिए फिर मसला पैदा हो जाएगा। तो उसके लिए एफबीआर फिर उसको पेनल्टी लगाएगा, उस पर टैक्स लगाएगा, कंसीलमेंट की वजह से 111 का नोटिस करके उसके अगेंस्ट आर्डर करेगा। तो उस पे जो है वो फिर जो भी पेनल्टी उस हिसाब से जो प्रॉपर्टी की मालियत होगी उस हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, वैसे व्यूवर्स, कनाडा जो मोस्टली लोग हैं वो कनाडा जाना चाहते हैं और कनाडा जाने के लिए भी फाइलर होना ज़रूरी है। उनका आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं भी पास आउट करती जाऊँ। अच्छा, बताइएगा कि फ़ाइलर होने पे क्या एक्सपेंस आता है? क्या बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है जो लोग अवॉइड करते हैं इससे? नहीं, बेसिकली ये तो फाइलर होने के लिए एक्सपेंस तो जो गवर्नमेंट की जो फ़ीस है उसका तो कोई नहीं है। हाँ, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो वो क्या नाम है उसमें 1000 चार्ज करते हैं गवर्नमेंट सरचार्ज फॉर एटीएल के नाम से, और उसके अलावा तो कोई ख़ास प्लेंटी वगैरह नहीं है उसमें। जो है बेसिकली जो है चार्ज तो वो कर लिया, अब वो फ़ीस होती है जो एडवोकेट ने लेनी है या कोई आपका कंसल्टेंट है।
उसमें उसमें वो डिफरेंट होती है, कोई ज़्यादा चार्ज करते हैं, कोई कम में करते हैं। अच्छा, व्यूअर्स को बताइएगा कि एनटीएन क्या है, स्टैंड्स फॉर क्या है, और किस मकसद के लिए यूज़ होता है, और क्या ये एक ही एनटीएन अलॉट होता है और उसको डिफरेंट जगह पे लोग यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली जो है ना, वो एनटीएन 3 किस्म के होते हैं। इसका जो एनटीएन से बनता है वो नेशनल टैक्स नंबर है, और ये 3 एनटीएन बेसिकली इशू होते हैं। इसमें एक पर्सन है, फ़र्ज़ करें जी मैं हूँ, उमर फ़ारूक के नाम का मैं एनटीएन बनाता हूँ। उसके नीचे मैं ऐड कर लेता हूँ जी अपना बिज़नेस नेम, उसको जो वो आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप की कैटेगरी में। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है उसमें मैं हूँ, अगर कोई और बंदा मिलके आपस में पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाएंगे, फार्म सी मिलेगा, उसके बाद उसका एनटीएन मिलता है। वो बेसिकली आएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन के। और तीसरा आता है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अगेंस्ट आपको एक एनटीएन नंबर इशू होगा। वो प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। वो भी उसका एनटीएन भी अलहदा मिलेगा, नेशनल टैक्स नंबर जो है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो एक ही नंबर अलॉट करवाते हैं और सब जगह पे वो यूज़ कर देते हैं, या इसका भी कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? नहीं, अगर इंडिविजुअल जगह पे कोई यूज़ कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटर वाला एनटीएन यूज़ करता है। अगर कोई बिजनेस कैटेगरी के लिए वो डिफरेंट, एक बंदा 2 जगह कोई सेम एनटीएन नहीं दे सकता। मतलब कि वो होता है आपके सीएनएसी के अगेंस्ट होता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला है। तो वो बंदा सीएनएसी देगा तो एनटीएन ऑटो सिस्टम उठा लेगा उसका, उसमें तो कोई इशू नहीं है। वो कोई एक बंदा मैक्सिमम कितने नंबर अलॉट हो सकते हैं उसको? एक बंदे को 3 एंटीजन इशू हो सकते हैं, पर वो ये है कि अगर पर्सनल नाम पे देखा जाए तो वो तो एक ही होगा। ठीक है, अब पार्टनरशिप का एंटीजन लहदा मिलेगा। प्राइवेट लिमिटेड अगर वो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड करवाएगा तो उसका एंटीजन लहदा मिल जाएगा, पर उसमें मेरे एंटीजन के ऊपर आएगा अगर मैं सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर हूँ तो उमर फ़ारूक, नीचे आएगा बिजनेस नेम जो भी होगा। अब जो पार्टनरशिप का एंटीजन होगा उसमें ऊपर बिजनेस नेम आएगा, नीचे भी बिजनेस नेम आएगा, उसमें उमर फ़ारूक जो है पर्सनल में शो नहीं होगा। ऐसे ही कंपनीज के एंटीजन पे भी उधर प्राइवेट लिमिटेड ऊपर आएगा और नीचे फिर प्राइवेट लिमिटेड एंटीजन में आएगा, उधर भी आपका नाम जो है पर्सनल वो नहीं शो होगा। एंटीजन से बंदा फाइलर नहीं होता। जब अक्सर जो जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं जी मैंने एंटीजन बना लिया, अब मैं जी फाइलर बन गया हूँ। अब एनटीएन बनाने से बेसिकली ऐसे ही है कि जब आपकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है या कोई और चीज़ है उसमें वो कहते हैं कि जी आप लॉगिन अपना बनाएं। अब लॉगिन बनाने के लिए हमें कोई एंट्री के लिए मतलब कि अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह और एड्रेस वगैरह ऐड करते हैं तो वो हमारा एक लॉगिन बना के दे देते हैं। ऐसे ही जब हम एफबीआर के रिकॉर्ड में उसको एंटर करते हैं डाटे को, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सारा कुछ चीज़ें ये ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो एक हमें एनटीएन मिल जाता है जो एफबीआर में रजिस्ट्रेशन होने का बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है आपके पास, नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट होता है वो। अच्छा, जो लोग टैक्स पे नहीं करते और ताकतवर तो वैसे पतली गली से निकल जाता है, तो उनके लिए क्या सज़ा, क्या कोई जुर्माना वगैरह है? जो बेसिकली टैक्स फाइल नहीं करते उसमें जो अगर रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो वो उसकी 40,000 पेनल्टी है। अगर वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो वो गवर्नमेंट 1 लाख रुपया उसकी पेनल्टी है। तो टीवी टुडे के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, जो लोग इतना घबरा जाते हैं और टैक्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है, हर चीज़ पे इतनी कीमतें नहीं है जितना डबल ट्रिपल टैक्स हो चुका है, तो क्या व्यूअर्स को मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने फाइलर करवाना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, पहले तो जो भी कंसल्टेंट है अगर जो टैक्स का काम करते हैं बेसिकली आप उनसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, अच्छे कंसल्टेंट से। उसमें ये फ़ायदा होगा कि अब लोग ये समझते हैं कि जी मैंने अगर रजिस्ट्रेशन करवा ली तो मेरी जो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर भी टैक्स लग जाएगा। टैक्स बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पे या किसी और चीज़ पे नहीं है, टैक्स आपकी इनकम पे होगा। जो आप सालाना इनकम जनरेट करेंगे उस पे टैक्स होगा। वो अगर 6 लाख से ऊपर जाएगी तो आपको टैक्स देना होगा, अगर वो 6 लाख से नीचे रहेगी तो फिर आपको टैक्स नहीं देना। अब ये है कि आपने जो प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कि जी हम जी ये प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाएंगे जी, एफबीआर की नज़र में आ जाएंगे। एफबीआर के पास वैसे भी आपने जो प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई है उसका 236 का चालान या 236 का चालान जमा हो गया है तो वो एफबीआर के सिस्टम पे ऑलरेडी शो हो गया है। अब वो बंदे को ये चाहिए कि वो आप खुद पहले तो वो 3%, 7.5% तो वो ऑलरेडी बचाएगा फाइलर होके, फिर उसके बाद वो 3% जो है बच जाएगा, वो भी 3% वो उसको रिफ़ंड में भी क्लेम कर सकता है, वो एफबीआर में उससे रिफ़ंड में ले सकता है।
फाइलर के लिए बेसिकली उसके प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो उसके नाम पे कोई एसेट है, कोई मूवेबल है, इमूवेबल है, वो सारी चीज़ें, मतलब कि CNAC हो गया, उसके पर्सनल क्रेडेंशियल में ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई गोल्ड है, कोई भी चीज़ जो उसके CNAC पे रजिस्टर है, वो उस हर चीज़ का डाटा हमें चाहिए होगा। बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन जो है टैक्स के रिगार्डिंग बहुत आपके लिए मुस्तफ़ीद रही होगी, मुफीद रही होगी, बहुत फ्रूटफुल रही होगी। और अब NTN जो है वो तो हर चीज़ में ही, अगर आप कुछ बैंक से भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपका ID कार्ड चेक किया जाता है कि NTN बना हुआ है या नहीं। और फाइलर भी अगर आप हो जाएँ तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है और कोई डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप सीधी हक हलाल की कमा रहे हैं या चलें किसी और सोर्स से भी कमा रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।